स्वागत है दोस्तों आपका हमारा एजुकेशन चैनल प्रदीप एडुफन में। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि हमारे पास ऐसे कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पुरंदर दास। तो हम इनसे संबंधित मुद्दे कुछ जुड़े हैं जो कि राज्यों से बीच में विवाद का कारण है, तो हम उसको जानेंगे। दूसरा है सोमालिया केन्या विवाद। और तीसरा हमारा है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र महत्व। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इसका चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है पृथ्वी पर। चौथा है हमारा श्रम कानून में क्या बदलाव किए गए हैं भारत के अंदर, उसको लेकर के आईएलओ ने क्या प्रतिक्रिया दी है। और हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन कि कहाँ पर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व डुगोंग दिवस, यानी कि ये क्या है, इस जीव के बारे में हम जानेंगे। और हमारा आखिरी टॉपिक है केरल में चारू मुसेल प्रसार, यानी कि इससे क्या जो जल के ऊपर, यानी कि जल के जो जीव हैं उनके ऊपर या फिर और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, तो इनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम डिस्कशन। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है पुरंदर दास। इनके बारे में हम जान लेते हैं। पुरंदर दास ये क्या है कि ये कर्नाटक संगीत के पिता कहलाते हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पूछ लिया था एग्जाम में कर्नाटक संगीत के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये हमारे हैं पुरंदर दास। अब इनके बारे में क्या न्यूज़ बना है आजकल, इनका न्यूज़ ये बन रहा है कि ये इनके जन्म को लेकर के दो राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। वो दो राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा कर्नाटक और दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जो इनके जन्म को लेकर के अपने अलग अलग जो विवाद हैं वो प्रकट कर रहे हैं। तो इसको ये सर्च करने के लिए, यानी कि उसके साक्ष्य को खोजने के लिए, अभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम ने एक अनुसंधान कार्य स्टार्ट किया है जो कि ये पता लगाएगा कि पुरंदर दास का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक संगीत के पिता कौन कहलाते हैं, क्योंकि ये अभी विवादों में चल रहा है मुद्दा। तो इसलिए इससे प्रश्न बनना एक अनिवार्य हो सकता है। और अगर हम इनके बारे में, इनके कार्य के बारे में जानें, तो एक समाज सुधारक थे, संत थे, कवि थे और भगवान कृष्ण भक्त भी थे ये बहुत बड़े। तो इसीलिए ये, अगर हम इनके बात करें, इनका जो पास्ट में था, तो ये पास्ट में बहुत ही एक रईस व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने उस व्यापार को छोड़ करके समाज सुधार कार्यक्रम को ज्वाइन किया और समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दक्षिण भारत के अंदर जिनको कि हम जान सकते हैं। और इनसे जुड़े हुए मुद्दे आप ये भी जान सकते हैं, कर्नाटक कर्नाटक राज्य है तो उससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट आप जान सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, या बता सकते हैं मुंबई है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप पॉइंट ऑफ, उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो देख लेते हैं। हमारा इनका एक इमेज भी हमने यहाँ लगाया है, ये एक इनका इमेज है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो सोमालिया और केन्या विवाद चल रहा है, यानी कि ये दो ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। आइए पहले एक बार हम मैप में देख लेते हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैप में हम देखते हैं, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। और ये जो हमारा देश है ये सोमालिया है और ये केन्या है। तो यहाँ पर इनको विवाद क्या चल रहा है कि ये जो समुद्री सीमा होती है, इसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है। तो पहले हम इनकी थोड़ा राजधानी देख लेते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। इसको आप नोट कर सकते हैं, मोगादिशु। अभी जो भी करंट में न्यूज़ होते हैं तो उनसे रिलेटेड आप एक दो फैक्ट अपना अलग से भी पढ़ सकते हैं। मोगादिशु ये कैपिटल है सोमालिया की। और दूसरा अगर हम केन्या की देखें तो केन्या की तो सिंपल एक है जो कि हम जिसको बोलते हैं नैरोबी। तो ये यहाँ की कैपिटल हो गई केन्या की, मोगादिशा, सोमालिया, केन्या, नैरोबी। तो ये कैपिटल है। अब इसके इधर अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा महासागर है, ये हमारा ये जो एरिया है हिंद महासागर का एरिया है। तो इस एरिया में क्या विवाद है, हम इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। आइए वापस देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या था। तो इनके विवाद का कारण क्या है वो हम जानते हैं। इनके विवाद का कारण क्या है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कोई भी देश होता है अगर वो समुद्र तट से लगा हुआ होता है तो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया उस देश की सीमा के अंदर आता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी सीमा को लेकर के इन दोनों देश के बीच में विवाद चल रहा है। अब विवाद का कारण क्या है, विवाद होना लाजमी भी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका जो समुद्री सीमा है यहाँ पर तेल और गैस के भंडार हैं, जिसको लेकर के ये तेल और गैस के जो भंडार हैं इनको लेकर के इन दोनों देश में विवाद चल रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है कुछ इस तरीके से है कि ये अपना कैलकुलेशन जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसको लेकर के जो इनका विवाद है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हुआ है।
तो यहाँ पर इसको ये इनका जो मामला है 2014 से चल रहा है। यहाँ पर इसके समाधान हेतु आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ये आप सर्च कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आईसीजे के जो इनका आईसीजे न्यायालय है ये किस देश में स्थित है, ये आप बता सकते हैं। इससे देखिए हमें क्या न्यूज़ मालूम चलती है कि जो कोई भी देश होता है अगर समुद्र तट से लगा हुआ होता है तो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे आगे वो उसको कवर नहीं कर सकता। यानी कि इसके अंदर ही वो अपना शोध कार्य और जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो इस एरिया के अंदर कवर कर सकते हैं, मतलब उस देश के अंदर की क्षेत्र की सीमा में आता है ये। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था और हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें मालूम है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये पृथ्वी के क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। तो अभी इसी को लेकर के क्या अभी मुद्दा चल रहा है यहाँ पर कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये लगभग 20 किलोमीटर प्रति वर्ष की स्पीड के साथ यानी कि यहाँ से इस और मूव कर रहा है। यानी कि ये हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र होता है ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है। लेकिन अभी जो इसकी स्पीड बताई गई है कि इस एरिया में जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला एरिया जो हमारा है, ये मैंने एरिया यहाँ पर बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका, यानी कि जो वेस्ट एरिया है अफ्रीका का और इधर साउथ अमेरिका, इन दोनों के क्षेत्र में ये इसका जो प्रभाव है चुंबकीय क्षेत्र का वो कम हो गया है। अब इसी को रिसर्च करने के लिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इसके ऊपर काम कर रही है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है अब उसी का एक स्वाम एक इनके क्या है, एक इनका उपग्रह के बारे में पता लगाता है, उनकी रिपोर्ट तैयार करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तो अब इसके बारे में हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र कम हो रहा है वो किस महासागर में है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा महासागर आता है, यहाँ पर हमारा है उत्तरी अटलांटिक है और यहाँ पर हमारा है दक्षिणी अटलांटिक। यानी कि अगर हम पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यानी कि इस क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या, यानी कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो इस जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें मैपिंग और नेविगेशन, यानी कि जितना भी हमारा सेटेलाइट के थ्रू जो मैपिंग और नेविगेशन होता है, जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जो मैप गूगल मैप के थ्रू आप किसी भी लोकेशन पर जाते हैं तो वो अफेक्टेड होगा। यानी कि फिर से उनको कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारा ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तन होता है तो हमें मोबाइल के अंदर जो हमारा जीपीआर सिस्टम होता है वो भी बदलता रहता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, इससे क्या होंगे, उपग्रह प्रणाली और दूर संचार दोनों ही प्रभावित होंगे। और तीसरा क्या है कि जो पक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं कि कुछ इसी तरीके से अपना प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस मैग्नेटिक, यानी कि उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि इसी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में पता लगाते हैं। तो यानी कि इन चीज़ों के ऊपर ये प्रभाव डालने वाला है। तो ये था हमारा इसका डिटेल। और इसके बाद हम देख लेते हैं श्रम कानून। जो श्रम कानून है उसको लेकर के भी अभी विवाद का मुद्दा इसलिए चला हुआ है कि भारत में जो उनकी अर्थव्यवस्था है जो इतना निम्न स्तर पर आ गई है कोविड-19 बीमारी की वजह से, उसको लेकर के कुछ राज्यों ने श्रम कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन्हीं बदलावों को लेकर के आईएलओ उनका कुछ विरोध कर रहा है और उस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। यानी आईएलओ क्या है, आईएलओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। आईएलओ क्या है, एक ऐसी संस्था है जिसका की स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्साई संधि के, ये पहले एक स्वतंत्र संस्था थी जिसको कि बाद में यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में प्रमाणित किया गया 1946 में। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी बन गई थी ये 1946 में। एग्जाम में पूछ लिया था कब इसका हुआ था स्थापना, अगर स्वतंत्र रूप से पूछा जाता तो 1919 में हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद, यानी कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके अगले साल ही इसको बनाया गया था। लेकिन फिर बाद में यूएन एजेंसी के रूप में ये आया हमारे सामने 1946 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। टोटल अगर हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 187। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना। यानी कि जो श्रमिक के अधिकार हैं और जो सामाजिक सुरक्षा है उनको लेकर के ये अपने जो एक्ट्स हैं उसके बारे में उनका एनालिसिस करता है डिटेल, और पता लगाता है किस देश में श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, और उसके ऊपर अलग अलग देशों के जो मीटिंग होती हैं फिर उनको करता है। लेकिन अभी इसमें क्या है, भारत को लेकर के भी इसने अपना चिंता जाहिर करी है, क्योंकि अब भारत का मुद्दा क्या है ये हम जान लेते हैं।
भारत में क्या है, कुछ राज्य जैसे यूपी है, एमपी है, गुजरात है, और ऐसे ही कुछ राज्यों ने क्या किया है कि अपनी आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का हवाला देकर के 2-3 सालों तक श्रम कानून को निलंबित कर दिया है। श्रम कानून निलंबित करने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम श्रम कानून की बात करें तो इनके रोजगार, पारिश्रमिक और कुछ जो शर्तें होती हैं किसी एक नौकरी को यानी कि रोजगार को करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो उन सभी को यहाँ पर निलंबित कर दिया जाएगा। अब इनके निलंबन करने से क्या होगा कि जो श्रमिक है उसकी जो सामाजिक सुरक्षा है या उसके कुछ कानून अधिकार हैं, उन सबको निलंबित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि अब इनकी चिंता करने का कारण ये भी है कि हो सकता है कि जो श्रमिक है उसको कुछ जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद हो जाएंगी, और उसके जो भी सुरक्षा है वो भी बाधित हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ चिंता का विषय बनने का कारण है जो आईएलओ ने चिंता जाहिर करी है। अब हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। इसको श्रमिक को क्या मिलता है? विधान और सामाजिक विधान श्रेणी में रखा जाता है, जो इसके अधिकार सुरक्षित होते हैं। अगर हम श्रम की बात करें तो हमारे पास जो 3 सूचियाँ होती हैं, अनुसूची हमारे पास जो अनुसूची के अंदर अंतर्गत हैं ये, जिसमें कि समवर्ती सूची होता है, केंद्र होता है और राज्य होता है। तो श्रम की अगर हम बात करें तो श्रम किसके अंतर्गत क्लासीफाई है? समवर्ती सूची के अंदर आता है। और अगर हम बात करें जो कानून बनाए गए हैं इस श्रम के अंदर, वो लगभग राज्य के अंदर हैं, राज्य के अंदर 200 से अधिक कानून श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं, और केंद्र के 50 ऐसे कानून हैं जो कि श्रम कानून के अंदर अंतर्गत बनाए गए हैं। अब श्रम कानून की हम जो श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सी श्रेणी के अंदर श्रम कानून बनाए गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं। तो पहला क्या है? कार्य की स्थिति, यानी कि कार्य का यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो मानवीय जीवन के लिए अनुकूल पर्यावरण में अपना काम लेते हैं। और दूसरा है हमारा मजदूरी और पारिश्रमिक, यानी कि मजदूरी जो है, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, उतनी मजदूरी मिल रही है उस राज्य या देश के अगेंस्ट में, जो देश के अंतर्गत जो मिलता है राज्य, और जो पारिश्रमिक मिलता है उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा तीसरा है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से मतलब है कि उसको अगर मान लिया उसका बीमा होता है या उसको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अगर वो व्यक्ति वहाँ पर उस काम को करते करते बीमार हो जाता है या कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा हो गया। चौथा हमारा क्या है? रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। रोजगार सुरक्षा से मतलब है कि किस तरीके से उनका अनुबंध होता है उस कंपनी के साथ जहाँ पर कि वो श्रमिक कार्यरत है। तो ये सारे के सारे जो कानून हैं ये सब निलंबित कर दिए गए हैं। इसी कारण से जो आईएलओ है उसने चिंता व्यक्त की है, और ये होना लाजमी ही है, क्योंकि अगर इस तरीके का हम श्रम कानून को निलंबित कर देते हैं कुछ औद्योगिक और आर्थिक इनका हवाला दे करके, तो इससे जो श्रमिक है वो उसका शोषण हो सकता है। तो उसको शोषण को रोकने के लिए ही अभी अलग अलग जो इनके जो संस्थाएं हैं भारत के अंदर वो इसको लेकर के सामने आ रही हैं। और इसमें क्या है कि इनसे जो जो रोजगार देने वाली कंपनियां हैं उनको क्या एक सुविधा मिलेगी इस श्रम कानून को प्रतिबंध लगाने से। पहला है कि 8 से 12 घंटे वो उन श्रमिकों से काम ले सकते हैं, और बदले में उनको क्या मिल रहा है? ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 8 से 12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। दूसरा क्या है कि अगर कोई कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि जिसमें कि कंपनी को दंड का प्रावधान किया गया, तो उस दंड से भी 2 से 3 सालों के लिए उसको छूट मिलेगी। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण आईएलओ ने इसका चिंता व्यक्त की है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। हमारा अगला न्यूज़ हमारा है G7 शिखर सम्मेलन। अब G7 शिखर सम्मेलन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। G7 के बारे में हम पहले जान लेते हैं। G7 जो एक ये मीटिंग होती है, शिखर सम्मेलन होता है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं किसी देश में सेलिब्रेट होता है। और इसके अंदर अभी ये हम बात करें 46 यानी 46वें नंबर का है, जो कि 2020 में आयोजित था यूएस के कैंप डेविड के अंदर। लेकिन अभी क्या है कि अब इस महामारी की वजह से इसको भी स्थगित कर दिया गया है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको आयोजन करने के बारे में बात चल रही है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 45th ये कहाँ पर था। इसका थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ये फ्रांस के अंदर था। फ्रांस में किस शहर के अंदर था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अब हम G7 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। G7 के अंदर टोटल स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो G7 के अंदर टोटल 8 कंट्रीज थी, जिसमें कि रूस इससे अलग हो गया है। रूस कब शामिल हुआ था इसमें? 97 के अंदर इसमें शामिल हुआ था, लेकिन क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के कारण रूस इससे बाहर कर दिया गया है, जिसको कि बाहर कब किया गया था? 2014 में रूस इससे बाहर हो गया था। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ है। पहला है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ये कुछ ऐसे देश हैं जो इसके अंतर्गत
अभी भी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इस जो ग्रुप है इनका विरोध इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आगे बढ़कर आना चाहती हैं, जो कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर इसको शामिल नहीं करते। जैसे भारत है, चीन है, वो इन देशों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अपना ये कि डोमिनेंट बने रहते हैं। इसीलिए इस ग्रुप का कुछ लोग, कुछ देश विरोध भी करते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हो गई थी। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। आइए इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा विश्व डुगोंग दिवस। अब डुगोंग क्या है? डुगोंग एक जलीय जीव है जो कि समुद्र में पाया जाता है। और ये कौन कौन से एरिया में मुख्यतः हमारे पास मिलता है, हमको देखें, मन्नार की खाड़ी में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है और कच्छ की खाड़ी में, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये डुगोंग जलीय जीव पाया जाता है। तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको एक ये इनकी जनसंख्या बहुत ही कम बची है, तो उसके सर्वे इनके संरक्षण के लिए इसको दिवस के रूप में मनाते हैं 28 मई को हम डुगोंग दिवस। डुगोंग क्या है? एक गाय के रूप में, जो समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है। समुद्री गाय के रूप में इसलिए क्योंकि ये घास जो समुद्र के अंदर की जो घास होती है और उनको खा करके ही जिंदा रहता है, और लगभग ये एक दिन में 40 किलो घास तक खा सकता है। इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया समुद्री गाय। अगर एग्जाम में पूछा जाए समुद्री गाय किस जलीय जीव को बोला जाता है, तो उसका नाम है डुगोंग। तो इसको अभी संरक्षण प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? वन्य जीव संरक्षण के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। ये अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण क्या है? 1972 में ये हमारा सामने आया था, अस्तित्व में आया था, और 2003 के अंदर इस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन किया गया था। इसमें किया किया गया था कि जो दंड के प्रावधान थे उनको और थोड़ा सा कठोर कर दिया गया था, जो कि वन्य जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इनका काउंटिंग किया था 2013 में, तो उनकी काउंटिंग के हिसाब से सिर्फ 250 डुगोंग जलीय जीव अभी अस्तित्व में हैं भारत के जो इसके आसपास के जो एरिया जो मैंने आपको बताया है, जो कि कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार, यहाँ मैंने कि लगभग 250 ही ये बचे हुए हैं अभी। और अगर हम इसके बात करें ये किस तरह का एक जीव है, ये है स्तनधारी शाकाहारी जीव है, जो कि कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके बारे में एक हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? अंडमान निकोबार का राजकीय जलीय जीव है ये, जिसका नाम क्या है? डुगोंग। तो ये राजकीय, इसका अगर हम पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर कुछ इसका ऐसा दिखता है देखने में। तो अगला न्यूज़ देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला न्यूज़ हमारा है केरल में चारू मुसेल प्रसार। यानी कि चारू मुसेल क्या है? एक प्रकार का है कि सीपियाँ होती हैं, ये सीपियाँ हैं। अब इनके प्रसार होने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं समुद्री क्षेत्र में, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके प्रसार होने से देखिए, सबसे पहला तो अगर हम बात करें कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है, वह है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र से, यानी कि इसके कारण से प्रभावित हो रहा है, इन सीपियों के। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। अष्टमुडी झील क्या है? कोलम, केरल के अंदर कोलम जिले के अंदर आती है। और ये एक ऐसी झील है कि जो 8 भुजाओं वाली झील है। और इस झील को संरक्षण मिला हुआ है, यानी कि इसको हम काउंट करते हैं रामसर स्थल के रूप में। रामसर स्थल क्या है? रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, जो कि कहाँ पर था? ईरान के अंदर। ईरान में ये हुआ था 1971 में। यानी कि ये कुछ ऐसी होती हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं जिनको कि संरक्षण दिया जाता है रामसर, अगर रामसर के अंदर इनको काउंट किया जाता है। अब इससे प्रभावित क्या हो रही है अष्टमुडी झील? ये क्या है? मत्स्य पालन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो मछुआरे हैं, जो कि जिनका जीवन यापन मछलियों से ही होता है, उनके मत्स्य पालन को ये प्रभावित कर रहा है। यानी कि सीपियों की मात्रा बढ़ने से मछलियों की मात्रा उस एरिया में कम हो रही है। और क्या क्या इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि ये कहाँ पर मुख्य रूप से ये दक्षिण और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता था। अब इसका भारत के अंदर आने का कारण क्या है? ये जहाज़ों के साथ, यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उसके साथ चिपक करके ये कुछ हमारे एरिया, जो हमारे देश के एरिया हैं, वहाँ पर भी पहुँच गया ये। अब ये क्या है? एक आक्रमणशील रहता है, इसका जो तटीय क्षेत्रों में हो जाता है इसके कारण। इसके कारण क्या क्या हमारे सामने विद्युत संयंत्र भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अगर जल में सीपियाँ ज़्यादा मिल जाएंगी तो कुछ ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जो कि पानी से, यानी कि हाइड्रो पावर से बिजली बनाते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे प्रोजेक्ट इससे बाधित होते हैं। इसका मुख्य कारण बताया जाता है 2017 में एक ओखी नाम का चक्रवात आया था, जिसके कारण ही इनकी वृद्धि हुई है। यानी कि उस चक्रवात के कारण ही ये कुछ ऐसे एरिया से हमारे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये इसके आने के मुख्य कारण बताए जाते हैं। तो ये थे हमारे
अब इसको थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। कुछ इस तरह से सीपियाँ होती हैं, इस तरह से, ये 3 जो हमने दिखाया है आपको। तो इस ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक। अब थोड़ा सा हम छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं। ये क्या है, फेथ ट्रायल। फेथ ट्रायल क्या है, ये कि एंटी वायरल दवाई का परीक्षण करने के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने उपचार परीक्षण कर रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि फेथ ट्रायल क्या है। फेथ ट्रायल हम बोल सकते हैं कि एंटी वायरल दवाई है जो कि कोविड-19 के लिए अभी इस दवाई का परीक्षण किया जा रहा है। अगला हम और देख लेते हैं हमारा क्या टॉपिक है, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक ये लेंटाना। लेंटाना पूछ सकते हैं कि लेंटाना क्या है। तो लेंटाना क्या है, एक वनस्पति है जो कर्नाटक में पौधों के अतिक्रमण के कारण अभी ये मुद्दा अभी बना हुआ है, विवादों में है। ये विवाद से मतलब है ये अभी चर्चा में बना हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि कर्नाटक में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि दूसरी वनस्पतियाँ इस लेंटाना के अतिक्रमण के कारण प्रभावित हो रही हैं, और ये लगभग दूसरी वनस्पतियों को ख़त्म कर देता है उस एरिया से। अभी बीच में क्या होता था कि जो कर्नाटक में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि वनस्पतियों को जला दिया जाता था लेंटाना, लेकिन अभी क्या है, इनको जलाने पर लोगों ने बंद कर दिया है। तो इसके कारण उस क्षेत्र में लेंटाना की प्रजाति अतिक्रमण कर रही है दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर। तो इसके कारण दूसरी प्रजातियों को खतरा बन गया है उनके अस्तित्व को लेकर के। तो ये थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर हमारा आपको ये प्रयास पसंद आता तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।